श्री कदर शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को सीट पढ़ाए थे कि इसमें सीट हो गया था आप लोगों का अगले वीडियो में, और सीट का जो टाइप था वो भी बता दिए थे आप लोगों को। तो आपको जो बताए थे कि सीट जो दो तरह के होते हैं, एक इंडोस्पर्मिक सीट और दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक सीट। जो इंडोस्पर्मिक सीट था जिसको बोलते भ्रूणपोषीय बीज, और दूसरा था नॉन इंडोस्पर्मिक सीट जिसको बोलते अभ्रूणपोषीय बीज। आपको बताए थे कि इंडोस्पर्मिक सीट को ही जो है मोनोकोटिलिडन सीट कहा जाता है, क्योंकि उसमें भ्रूणपोष पाई जाती है। और आपको बताए थे कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीट को ही जो कहा जाता है डाइकोटिलिडन सीट, जिसमें द्विबीजपत्री मतलब दो बीजपत्र, दो कोटिलिडन होते हैं, इसमें भ्रूणपोष नहीं होते हैं। तो इस पर हम बात कर दिए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो है इंडोस्पर्मिक सीट। तो आप लोगों को एक सवाल रहेगा कि एक इंडोस्पर्मिक सीट का सचित्र वर्णन करें। आपको सवाल रहेगा कि एक इंडोस्पर्मिक सीट का सचित्र वर्णन करें, ये सवाल। एक बार आप लोग क्वेश्चन को गौर से सुन लीजिए जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं। सवाल है कि एक इंडोस्पर्मिक सीट का सचित्र वर्णन करें। ठीक इसके अथवा में भी ये भी क्वेश्चन रहेगा कि एक बीजपत्री बीज का यानी कि मोनोकोटिलिडन सीट का सचित्र वर्णन करें। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। हम बोले कि एक बीजपत्री मतलब मोनोकोटिलिडन सीट का सचित्र वर्णन करें। ऊपर जो आपको पहले बोले इंडोस्पर्मिक सीट और ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि उसका भी इंडोस्पर्मिक सीट के एग्जांपल में वही आएगा जो कि मोनोकोटिलिडन सीट में आते हैं। और इसमें यहां भी एक बार पूछ दे कि मक्का के बीज का सचित्र वर्णन करें। तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बोर्ड में हम लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे और सब यहाँ पर बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में हम जो आप लोगों को बोल रहे हैं, पॉइंट नहीं आपको क्वेश्चन पे लिख देते हैं कि एक इंडोस्पर्मिक सीड, इसी को कहा जाता है भ्रूणपोषीय बीज। बोले एक भ्रूणपोषीय बीज का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। और इसी के अथवा में क्वेश्चन जो रहेगा ये रहेगा एक बीज पत्री बीज जिसको कहते हैं मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन सीड का सचित्र वर्णन करें। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा और एक ये मक्का के बीज का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताने का, ये क्वेश्चन लिखाने का मेरा एक ही पर्पस है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होगा जो इंडोस्पर्मिक सीड लिख लिया, भ्रूणपोषीय बीज वर्णन करें, ये पढ़ा दिया उन लोगों को और ये हम क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो वो अपनी उस बात को ध्यान नहीं देगा। लेकिन ये हमेशा याद रखेगा कि इंडोस्पर्मिक सीड पढ़ाया हुआ है, वो हमेशा वो क्वेश्चन को देखते रहेगा। और क्वेश्चन में अगर ये पूछे एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडन सीड का सचित्र वर्णन करें, तो आपको सोचने लगेगा एग्जाम के टाइम में कि सर तो ये हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, तो इनको हम कहां से वर्णन करेंगे। तो इसलिए हम क्वेश्चन वाइज आपको कर दिए ताकि आप उनको देखते रहें कि हाँ ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, तीनों का वही चीज है, जो भी करेंगे वही। तो इंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत में मक्का आता ही है, मक्का हो गया, धान हो, गेहूं हो गया। एक बीजपत्री बीज में वही मक्का आ गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, आता ही है। तो इनमें से किसी मक्का का वर्णन करेंगे तो वो भी बीजपत्री है, इंडोस्पर्मिक दोनों एक ही चीज, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेश कर दिया, आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के ये देख के आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में केवल यहाँ तक लग गया, चलिए ठीक है। अब जो हम आपका यहाँ पर जो आप शुरू करते हैं वो आपका ये है, आपका आंसर, आपका जो जवाब देना है वो शुरू करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो है यहाँ पर अपना डायग्राम को पहले बनाइए, ठीक है। ऐसे हम आप लोगों को जो है भेज दिए हैं आपको
फोटो खींच के कि ये चीज आप लोगों के लिए है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद नीचे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, ठीक है। बीज का संरचना, ये तो बोल सकते हो मक्का बीज का संरचना, मक्का बीज का संरचना। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डायग्राम को आपके सामने पेश करते हैं। तो तो ये आपको अंदर में जो सीड होगा इसका एलएस काटेगा, इस तरह दिखाई देगा आपको। तो ये जो बाहर जो दीवार दिख रहे हैं ये पेरिकार्प प्लस सीड कोट, आप इसको बोल सकते हैं फलावरण, और ये प्लस हो गया बीज कवच। तो इनका ये बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं खाली हुआ जो दिख रहा है ये हो गया इंडोस्पर्म है, ये है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म जिसको आप बोल सकते हैं भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है यही है आपका इम्ब्रियो, यही है आपका इम्ब्रियो जिसको आप क्या बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। तो ये आपका हम आपको केवल ये मक्का बीज, अब इसका एलएस दिखाएंगे आपको कि कैसा होता है इनको काट के, ठीक है। तो इनके ठीक ज्यादा सा नीचे जाएंगे तो डायग्राम थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो आप लोग पहले इनको जो है देख लीजिए ठीक से, इसको समझाते हैं, अगला डायग्राम बताएंगे। तो ये जो मक्का इनके ठीक नीचे में बनाना है, इनके ठीक जो है नीचे में अगला डायग्राम बनाना है, इसका एलएस काट के आपको पूरी बिल्कुल तरह से दिखाएंगे किस तरह का डायग्राम बनता है। तो यहाँ से हम यदि आप बनाएंगे तो यहाँ पर नीचे डायग्राम आ जाएगा, तो मेरा जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो ठीक से दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत होगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं, फिर इसको मिटा के दूसरा भी बनेंगे। तो यहाँ पर हो गया कि बाहर वाला जो आप देखेंगे कि पीला रंग का जो पूरा ठोस स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट रहता है वो ही हो गया पेरिकार्प प्लस सीड कोट। फलावरण और बीज कवच दोनों मिलकर रूप बना हुआ रहता है, ठीक है, मिला हुआ रूप है वो, ठीक है। यानी कि फलावरण हो गया, फलावरण के अंदर में इपिकार्प, मेसोकार्प, पिंडोकार्प, ये तीनों पार्ट है। और ये फिर क्या हो गया बीज कवच, तो ये बीज कवच दोनों मिला हुआ रूप है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है अंदर में ये हो गया इंडोस्पर्म, जिसको क्या कहते हैं भ्रूणपोष। और ये जो अंदर में दिख रहा है इम्ब्रियो भ्रूण, इसको इस चारों तरफ से इस तरह से ढक के रखता है, ठीक है। अब इसको एलएस काट के आपको हम दिखाएंगे। तो इनको हम मिट करते हैं, आप लोग इसको स्टोर लीजिए तो फिर इनको बनाइए, इसके नीचे टी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इनको मिट करते हैं। तो इसके नीचे में लिखेंगे यहाँ पर एलएस ऑफ मेज सीड, ठीक है। इनकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज सीड मतलब मक्का बीज के लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य का बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य काट एक होता है
ये यहाँ पर हो गया एरएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक होता है टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, मतलब वो अनुप्रस्थ काट का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो हम यहाँ पर एलएस बता रहे हैं। ताकि इसलिए इधर ताकि जगह में नाम लिखेंगे ना, इसलिए थोड़ा इधर करके लिखा है ये फोटो इसमें बैकग्राउंड में। आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम को बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया पूरी तरह से ये स्टार्च में भरा पड़ा है। ये इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म में क्या भरा रहता है? स्टार्च रहता है। इसको स्टार्च बोल सकते हैं, स्टार्च बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ये जो अनुप्रस्थ काट जो बना, यहाँ पर जो अनुप्रस्थ में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो बना हुआ है, ये इपिथेलियम लेयर है। वो हम आपको एक कैसे बताएंगे। तो ये दो भाग में बढ़ गया, ये बड़ा ये छोटा भाग। तो यहाँ पर जो है ये जो दिख रहा है एक ही हो गया, मतलब एक अलग हो गया ये पार्ट, है ना। तो ये पूरे ठोको कहा जाता है भ्रूण, पूरे ठोको को भ्रूण, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये भ्रूण में ऊपर तरफ पे, भ्रूण पे ऊपर तरफ पे प्रांकुर और नीचे तरफ पे मूलांकुर। ठीक है, तो अब एक हम पहले सबसे पहले इनका नाम लिख देते हैं। तो जो बाहर में जो लाइनिंग जो दिख रहा है, ये आपको पहले बताया, सबसे जो मोटी भित्ति होती है जो, वो आपको हम बता रहे हैं कि ये हो गया पेरिकार्प, अब प्लस हो गया सीड कोट। ठीक है, आपको पहले भी बता दिया फलावरम, और ये क्या है? बीज कवच। ठीक है, ये जो पेरिकार्प जो है और ये सीड कोट जो है, इनके अंदर एक और दीवार पाई जाती है और एक अस्तर पाई जाती है, जिसको कहते हैं, और ये जो अस्तर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाले अस्तर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें प्रोटीन पाया जाता है, और इस लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, अब ये जो अनुप्रस्थ भाग में जो आपको दिख रहा है, ये अनुप्रस्थ, ये आपको यहाँ पर जो दीवार दिखाई लगा, जो कि इस बीच को दो असामान्य भाग में बांट दिया है, एक बड़ा एक छोटा, इसी स्तर का नाम है इपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम स्तर। ठीक है,
अब यहां पर देखिए ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका लेमूल, इसको हिंदी में कहा जाता है परांकुर, और ऊपर पे जो टोपी की तरह का रचना दिख रहा है इस टोपी की तरह रचना को कहा जाता है कोलियोप्टाइल। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है जो नीचे में है उसको कहते हैं रेडिक्यूल, इसको कहा जाता है मूलांकुर। ठीक है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को इसी का नाम हो गया कोलियोरेजा। कोलियोरेजा ठीक है। चलिए, ये प्रांकुर क्या किया जाता है ताकि ये प्रांकुर जब ग्रोथ करके जब बाहर निकलते हैं तो इनको चोट न लग जाए, इनसे बचा रक्षा करता है कोलियोप्टाइल। और इसमें जो यहाँ पर जो है मूलांकुर, मूलांकुर को इनमें चोट से रक्षा करता है कोलियोरेजा। ठीक है, कोलियोरेजा। तो यहाँ पर आपका हम डायग्राम बता दिए। अब इनमें जो है एक एक चीज को आपको हम इसको समझा देते हैं और बाकी आपको तो हम भेज दिए करके इनमें पार्ट, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें, सबसे पहला पॉइंट में आप इसमें क्या बोलेंगे यहाँ पर कि मक्के का जो बीज है यह एक इंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब भ्रूणपोषीय बीज है। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले कि मक्के का बीज जो है वो भ्रूणपोषीय बीज है जिसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पूरा हो गया आपका इम्ब्रियो, ये पूरा पार्ट क्या हो गया इम्ब्रियो, ये पूरा पार्ट हो गया इम्ब्रियो मतलब क्या भ्रूण। ध्यान दीजिए, ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है वो भ्रूणपोष, ये भ्रूण और भ्रूणपोष, ये भ्रूण और भ्रूणपोष। और जब ये बीज के अंदर रहता है तो यही ये भ्रूण जो इस भ्रूण को यही इंडोस्पर्म इसको पोषण प्रदान करता है, इनके जरिए इनको पोषण प्रदान होता है, इनको भोजन मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे देखिए ये हो गया आपका ये भ्रूण। तो बोले सबसे पहला पॉइंट में क्या कि बोले कि मक्के का बीज एक इंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब क्या भ्रूणपोषीय बीज है जिसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है, जिसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है। तो वही बोले सबसे पहला पॉइंट में कि इंडोस्पर्म, बोले क्या कि मक्के का बीज एक इंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब क्या भ्रूणपोषीय बीज है जिसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है। पहला पॉइंट में हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे कि मक्के का जो होता है, मक्का जो होता है, उनके खाने के भाग का क्या नाम है? तो उनका हम लोग क्या कहते हैं इंडोस्पर्म कहता है। इंडोस्पर्म में क्या रहता है स्टार्च रहता है। आपको बता दे, मान लीजिए पूछा था कि इंडोस्पर्म में क्या पाया है तो क्या बोलेंगे स्टार्च। तो बोले यहाँ पर क्या कि बोलेंगे अगला पॉइंट कि मक्के का बीज जो होता है, मक्का जो होता है, उनके खाने योग्य भाग का जो नाम है वो क्या है, बोलेंगे इंडोस्पर्म। तो हम लोग इंडोस्पर्म को साथ में भ्रूण भी उनके साथ में हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, लेकिन इनका खाने योग्य जो भाग है वो है इंडोस्पर्म। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे सबसे कि मक्के के बीज के चारों तरफ, मक्के के बीज के जो है चारों तरफ जो है एक भित्ति पाई जाती है जो काफी हार्ड होते हैं। आप मक्के के बीज को देख सकते हैं, हार्ड होते हैं, जो पेरिकार्प और सीड कोड मतलब फलावरण एवं बीज कवच से बनी हुई रहती है। बोले हम क्या कि मक्के के बीज के चारों तरफ जो है एक मोटी अस्तर या मोटी भित्ति पाई जाती है जो फलावरण एवं बीज कवच की बनी होती है। अगला पॉइंट बोले क्या कि बोले अगला पॉइंट कि मोटी कि पेरिकार्प यानी फलावरण एवं बीज कवच के नीचे एक और स्तर पाई जाती है, एक और पतली स्तर पाई जाती है जो प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से पूरा ये जो लेयर दिख रहा है पूरी तरह से प्रोटीन से बनी हुई रहती है। जो प्रोटीन की बनी हुई रहती है एल्यूरोन लेयर कहलाती है। बोले अगला पॉइंट में क्या हम बोले क्या कि पेरिकार्प और सीड कोड मतलब फलावरण एवं बीज कवच के जो नीचे है एक पतली स्तर पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है, एल्यूरोन लेयर या तो इसे बोले एल्यूरोन स्तर कहलाती है। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, बोले क्या कि बीज को एक अनुप्रस्थ, बोले बीज को एक अनुप्रस्थ भाग में, बोले बीज को एक अनुप्रस्थ लेयर जो है इसको 2 असामान्य भाग में बांट देती है। बोले कि बीज को एक अनुप्रस्थ लेयर, एक अनुप्रस्थ भित्ति जो है इसको 2 असामान्य भाग में बांट देती है।
बड़े वाले भाग को एंडोस्पर्म कहते हैं और छोटे वाले भाग को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, भ्रूण के ऊपर पे प्रांकुर और भ्रूण के नीचे में मूलांकुर पाई जाती है। बोले क्या कि प्रांकुर के ऊपर टोपी के समान की तरह की रचना पाई जाती है, उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। और मूलांकुर के नीचे भी टोपी के तरह की रचना पाई जिसे कोलियोरेजा कहते हैं। एक बार हम फिर से इनको रिपीट कर देते हैं, इनको फिर से सुन लीजिए। हम सबसे पहला पर बोले, इसको आपको एक बार समझा दिया, बिल्कुल अब जो आप नोट कर सकते हैं ना अच्छी तरह से। बोले कि आपको बोले क्या कि पहला पर मक्के का बीज एक एंडोस्पर्मिक सीड है। बोले मक्के का बीज एक एंडोस्पर्मिक सीड है जिसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है, पहला पढ़ में। दूसरा पढ़ में क्या बोले, बोले मक्के का बीज का घन युग्म भाग का नाम एंडोस्पर्म है। अगला पॉइंट क्या बोले, बोले क्या कि मक्के के बीज के चारों तरफ एक कठोर भित्ति पाई जाती है, एक कठोर भित्ति पाई जाती है जो फलावरण एवं बीज कवच की बनी होती है। अगला पॉइंट बोलेंगे कि इस भित्ति के ठीक नीचे, अगला पॉइंट में, इस भित्ति के ठीक नीचे एक पतली अस्तर पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है, एल्यूरोन अस्तर कहलाती है, यह एल्यूरोन लेयर कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, बोलेंगे बीज के अनुप्रस्थ भाग में एक अस्तर पाई जाती है जो बीज को दो असामान्य भाग में बांट देती है। बोले क्या बीज के अनुप्रस्थ भाग में एक अस्तर पाई जाती है जो बीज को दो असामान्य भाग में बांट देती है। असामान्य मतलब एक बड़ा एक छोटा। तो बड़े वाले भाग को उसे बोलेंगे कि बड़े वाले भाग को एंडोस्पर्म कहते हैं और छोटे वाले भाग को इम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। ठीक है, बोले भ्रूण के ऊपर प्रांकुर यानी प्लेमुल पाई जाती है और भ्रूण के नीचे रेडिक्यूल मतलब मूलांकुर पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट बोले क्या कि प्लेमुल के ऊपर टोपी के समान की तरह की रचना पाई जाती है जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। और अगला पॉइंट बोलेंगे कि मूलांकुर के नीचे भी टोपी की तरह समान रचना पाई जाती है जिसे कोलियोरेजा कहते हैं। ये आपका आज का जो चीज था वो एंडोस्पर्मिक सीड का जो सचित्र वर्णन करना था वो आप लोगों का हम क्लियर कर दिए। ठीक है, तो अब जो वीडियो अब अगला आएगा वो एंडोस्पर्मिक हो गया, अब होगा नॉन एंडोस्पर्मिक जो अगला होगा जिसको डायकोटिलियन सीड जो बोल सकते हैं इनको। तो आप लोगों का ये डायग्राम हो गया, आप हम जैसे बोलते हैं कि आप लोग नोट भी करते हुए होंगे, उसको एक एक करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है।